हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह आपका पार्ट 2 है और इसके पीछे वाले जो भी आप वीडियो नहीं देखे सभी वीडियो देखिए और सभी सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जो भी समय बचे हुए है काफ़ी अनोखा और कम समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि आपको इसके पिछले वाले वीडियोज़ में हमने आपको 1 से लेकर के 10 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो वह वीडियो आप नहीं देखें जल्दी से देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न से। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। आइए जानते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखलाना चाहता है। कहने का मतलब ये था कि दो जो बच्चे थे कासू और मदन, कासू चाहता था कि हम भी लट्टू खेलें लेकिन मदन उसे इनकार कर दिया, बोला कि हम नहीं खिलाएंगे, जिसके कारण उनके बीच युद्ध हो गई यानी कि कुछ झगड़ा हो गई और यही कारण था। और इसके बीच जो लेखक है वह क्या दिखलाना चाहते हैं, ईर्ष्या और इनकार दिखलाना चाहते हैं बच्चों के बीच कि बच्चों के बीच किस प्रकार की ईर्ष्या होती है यानी कि जलन होती है और इनकार किस प्रकार से होती है। तो आएगा यह प्रश्न, तो आप फटाफट से ये लिख दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी। कासू और मदन की जो लड़ाई थी वह किस प्रकार से आपने देखा होगा। प्रश्न ये आप किताब जो पढ़े होंगे वो आपको पता चला होगा। ध्यान से देख लीजिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब कि काफी जो है वह द्वंद्व युद्ध हो गई थी, एकदम गजब की युद्ध हुई थी, है ना, उन दोनों लड़कों में। तो ये आप लिख दीजिएगा जब भी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। झोपड़ी और महल की जो लड़ाई होती है अक्सर वह कौन जीतते हैं। तो देखिए झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप सजा करके लिख दीजिएगा। इतना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए प्रश्न ही छोटा पूछा गया है ना, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होने कि सर इतना लिखेंगे तो क्या आपको पूरा अंक मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा क्योंकि बस इतना ही इसमें पूछा जा रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो अक्सर जो है वो महल वाले ही जीतते हैं। तो ये आपका उत्तर हो सकता है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो अक्सर ये प्रश्न जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसे आप लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, ये भी वैसा ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ये भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए सेन साहब अपने खोखा को यानी कि अपने बेटे को वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। आप पढ़े होंगे तो आपको पता है। तो अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो भी आप लिख दीजिएगा इतना ही। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो केवल इंजीनियर डॉक्टर ऑप्शन रहेगा तो इंजीनियर पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूपेण आपको तैयारी करा दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों परेशान है आप, परेशान मत होइए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। एक भी वीडियो न छोड़िए, सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए। ठीक है, और लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दिए जिससे कि सबको हेल्प हो जाए। अगला है कि गिरधारी कौन था। गिरधारी नहीं गिरधालाल है ना, यहाँ पे गिरधालाल होगा, गिरधारी या गिरधालाल बात वही है। कौन था, तो देखिए गिरधारी या गिरधालाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। कौन था, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के तौर पे काम किया करता था, यानी कि वह किरानी था। तो ये आएगा तो आप लिख दीजिएगा या आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी आप बना दीजिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न है और देखिए ये प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है, ये लाइन आपको मिली है तो इसका व्याख्या करना है। तो देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक गुदली भाग 2 में इस प्रकार से आपको इस ढंग से लिखना है। देखिए इसी ढंग से बच्चे नहीं लिखते हैं ना, जिसके कारण उनका अंक पूरा नहीं मिलता है ना। तो देखिए किस ढंग से लिखना है। लिखना है आपको कि हमारी पाठ्य पुस्तक गुदली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 की दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत गया है। प्रसंग का यह अर्थ है कि सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देना। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का
सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, बुरी हरकतें करते रहते हैं और मना करने पर मारपीट करने लगते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि वही जो लड़के होते हैं वो आगे चल करके क्या बनते हैं, चोर बनते हैं, गुंडे बनते हैं, ये डाकू बनते हैं। लेखक ने सरल शब्दों में मनोवैज्ञानिक तथ्य का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो ये प्रश्न का उत्तर फटाफट से इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए आपके पास समय कम है इसलिए फटाफट आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है अथवा नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। देखिए ये प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है। अक्सर कभी कभी देखा जाता है कि कभी पूछ दिया जाता है आपके प्रश्न में कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है, यह प्रश्न पूछा जाता है, या अथवा यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अस्त्र हाथ से रखकर वार किया जाता है और शस्त्र जो है वो फेंक के। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, जैसा नाखून द्वारा ही वह जंगली जानवरों आदि से अपनी रक्षा करता था। दांत भी थे लेकिन उनका स्थान नाखून के क्या था, बाद था। चूंकि नाखून हमारे शरीर का एक क्या है, अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना क्या है, सर्वदा उचित है। तो ये प्रश्न आएगा कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्यों संगत है, तो आप बता दीजिएगा, इतना उत्तर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, या आपके सर जो लिखवाए होंगे, जो आपके टीचर हैं जहाँ पढ़ते होंगे वो भी लिखवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं। पढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, आपको ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। बताया जा रहा है कि नाखूनों का बढ़ना पाश्विक प्रवृत्ति मनुष्य की सहज वृत्ति है। ये लाइन आप याद करके रखिएगा कि नाखूनों का बढ़ना जो है वह पाश्विक प्रवृत्ति मनुष्य की सहज क्या है, वृत्ति है। यह मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग से कहाँ चले आए हो, सभ्य युग में चले आए हो, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह ही है, जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाती है। नाखून को तो आप देखते हैं ना कि उसको काटो फिर आ जाएगा, काटो फिर आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यह हमारे अंदर की सोच है। अगर किसी के बारे में हम कुछ सोचते हैं, अगर गलत सोचते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसके मन में अब आज से गलत नहीं सोचेंगे, तब भी ये पनप करके चला आता है। तो यही उसका याद दिलाती है कि जिस प्रकार नाखून को हम काटते हैं उसी प्रकार वह फिर से बढ़ जाता है। वैसा ही हमारे मन में किसी अगर कोई भावना आ जाती है तो उस भावना को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या होती है, वह खत्म नहीं होती है। यह बताया जा रहा है कि मनुष्य की ईर्ष्या यानी कि कोई जलन हो गया, किसी को देख करके कोई जलना शुरू कर देता है। जैसे आपको भी देख करके कोई जलता होगा, कौन कौन जलता है बताइए, नाम कमेंट कर दीजिए हमारे पास, है ना। जड़ता, सिन्हक प्रवृत्ति, क्रोध आदि कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। तभी तो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। मनुष्य नाखून जो है वह बढ़ते हुए यह याद क्या करती है, हम लोगों को दिलाती रहती है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आएगा आपकी परीक्षा में, तो आप फटाफट से ये चीज को आप लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अगला है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है बताइए। तो ये अगर आएगा आपकी परीक्षा में प्रश्न तो लिखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार से स्वाधीनता शब्द अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। इसमें अपने आप को नियंत्रित करने का भाव है, कोई बाह्य दबाव नहीं है। इस शब्द से हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित होती है, जिसका मूल तत्व है संयम और दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा। यही कारण है कि द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अधीनता शब्द की अपेक्षा स्वाधीनता शब्द को इंडिपेंडेंस का सार्थक क्या है, पर्याय माना है। तो यह आएगा अगर आपके परीक्षा में, तो ये आप लिख दीजिएगा। ये आपके चैप्टर का ये प्रश्न भी है, तो आप क्या कर दीजिएगा, फटाफट से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए
इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको फिर से पुनः आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रही होगी। देखिए हम काफ़ी ज़्यादा समझा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अगर हम 1-2 क्वेश्चन को समझाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि 1 ही 2 क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय नज़दीक है तो हम आपका समय 1 से 2 वीडियो में ही ले लें ज़्यादा, है ना। चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आपको प्रश्न हम आपको बता दें, और उसको आपको तो पढ़े हुए हैं, 1 बार 2 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको फटाफट से आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो आप लोग लिखे होंगे, क्वेश्चन का आंसर तो लिखे होंगे, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आपको पता नहीं है। तो क्वेश्चन बता देते हैं, उसके आंसर नीचे आंसर भी आपको एक बार बोल करके सुना देते हैं, पढ़ करके सुना देते हैं, कि अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा होगा वह लिख लेगा और लिख करके याद कर लेगा। तो इस तरह हमारी सोच ये है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, ये बताना है। तो देखिए मनुष्य नहीं चाहता है कि वर्वर युग की कोई निशानी रहे, यानी कि पिछले कई युगों की निशानी हमारे पास रहे, इसलिए बार बार नाखून को क्या करता है, हमेशा काटता रहता है। और ये गंदा भी लगता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में ये एक प्रकार की मतलब कि अवांछनीय है, जिसका उपयोग नहीं है। बताइए नाखून का कोई उपयोग है? तो जिसका उपयोग नहीं है उसको चाहता है मनुष्य खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने वाला ये है नहीं, लगता है नहीं है कि खत्म होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका 20 प्रश्न आपका कंप्लीट। कितना, 20 प्रश्न, है ना। 10 प्रश्न इसमें, 11 से लेकर के 20 तक, और इसके पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न बताए हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप उसका उत्तर लिखे हुए हैं पहले से तो वही याद कर लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो उसका उत्तर आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो इसके आगे के लिए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब किए बहुत अच्छी बात है, तो ही वीडियो मिलेगा। लाइव क्लास, लाइव टेस्ट चल रही है, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और क्लास का समय आपको बता दें, 6 बजे है सुबह में, 9 बजे सुबह में है, 12 बजे है, फिर 3 बजे है, और फिर शाम को 6 बजे है। ठीक है, इतनी क्लास है, आपको लगातार क्लास कराई जा रही है क्योंकि समय आपके पास कम है। सभी सब्जेक्ट का पूर्ण पे आपको तैयारी हो रही है। फटाफट कर लेंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।